हेलो बच्चों, वाइब्रेंट फिजिक्स बाय आशुतोष गुप्ता चैनल में आपका स्वागत। हम क्लास 12 की भौतिक विज्ञान के 7वें अध्याय का चौथा पार्ट लेकर आज हाजिर हुए हैं। इस अध्याय में हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने ओरेस्टेड के प्रयोग से जाना कि विद्युत धारा एक चुंबकीय प्रभाव दर्शाती है और बायो सावर्ट ने उस चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने का सूत्र या तरीका हमें दिया। इसके बाद हमने किसी चालक तार के कारण या लंबे सीधे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बायो सावर्ट के नियम का उपयोग करके ज्ञात किया। उसी क्रम में आज हम एक और उदाहरण ले रहे हैं, जो कि है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम ये मानेंगे कि एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें एक धारा प्रवाहित हो रही है और उस धारा के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। हालांकि हम सीधे लंबे तार में धारा प्रवाह के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ये जान गए हैं, लेकिन आज हम वृत्ताकार कुंडली के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसे जानेंगे, लेकिन इसे हम दो बिंदुओं में अलग अलग समझेंगे। पहला बिंदु हम समझेंगे कि इस धारावाही कुंडली के कारण केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। साथ ही दूसरे बिंदु में हम ये समझेंगे कि इस कुंडली के अक्ष पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अक्ष यानी केंद्र से तल के लंबवत गुजरने वाली रेखा, वहां कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इस वृत्ताकार कुंडली का पहला बिंदु हम लेके चल रहे हैं, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। मैंने ये एक कुंडली ली है, माना ये एक कुंडली है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या R है। कैपिटल R त्रिज्या की ये कुंडली है, वृत्ताकार है और वृत्त की दो जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, एक उसका केंद्र और एक उसकी त्रिज्या। इस केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, क्योंकि इस कुंडली में एक धारा प्रवाहित हो रही है। मैं मान लेता हूं I धारा इसमें वामावृत दिशा में प्रवाहित हो रही है। बच्चों, धारा मैंने दक्षिणावर्त दिखा दी है और इसलिए मैं इसको दक्षिणावर्त ले रहा हूं। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज धारा और वामावृत मतलब एंटी क्लॉकवाइज धारा। बच्चों, मैं लिखूं माना किसी कैपिटल R त्रिज्या के वृत्ताकार कुंडली में कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कुंडली के केंद्र O पर ज्ञात करना है। ये हमारा प्रश्न है और इस प्रश्न में हमें ये जानकारी दी गई। अब चूंकि धारा प्रवाहित हो रही है तो इस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यदि सीधा चालक तार होता और धारा प्रवाहित हो रही होती तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र इस तार के चारों ओर उत्पन्न होगा। धारा इधर होती तो चुंबकीय क्षेत्र इधर होता, धारा नीचे की ओर होती तो चुंबकीय क्षेत्र यूं होता। अब आप सोचें कि इस वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है तो इस यहां तक इसको अगर सीधा माने अल्पांश लेंगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार से यहां भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यानी तार के प्रत्येक अल्पांश पर विचार करें तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और केंद्र पर
प्रत्येक अल्पांश के कारण परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हम ज्ञात करेंगे। अब यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी चालक तार में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमें अभी तक केवल बायो-सावर्ट का नियम ज्ञात है और इसलिए हम बायो-सावर्ट के नियम का यहाँ उपयोग करेंगे। लेकिन बायो-सावर्ट का नियम हम जानते हैं किसी धारावाही अल्पांश के लिए दिया गया है, इसलिए यहाँ हम एक धारावाही अल्पांश की कल्पना करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक धारावाही अल्पांश ले लेता हूँ और अल्पांश का मतलब आप समझ रहे हैं अल्पी है। दिखाने के लिए आपको यहाँ मैंने एक बड़ा सा दिखाया है जिससे स्पष्ट दिखे। ये एक धारावाही अल्पांश लिया है और अल्पांश का कितनी लंबाई है, तो इस अल्पांश को मैं dl कह दे रहा हूँ। बायो-सावर्ट के नियम को यदि हम याद करें तो हमें अल्पांश की लंबाई के साथ ये भी ज्ञात होना चाहिए कि अल्पांश जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उस बिंदु से कितना दूर है, यानी अल्पांश के मध्य बिंदु को उस बिंदु पर जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है मिलाने वाली रेखा की लंबाई क्या है तथा कोण क्या है। तो मैं इसको मिला के देखता हूं। मैं इसके मध्य बिंदु को बिंदु O से मिला देता हूं जहां मुझे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है और ये दूरी वास्तव में त्रिज्या है। हम कहीं भी अल्पांश लेने के लिए स्वतंत्र हैं। कहीं भी अल्पांश लेंगे तो यहाँ दूरी कैपिटल R यानी कुंडली की त्रिज्या ही प्राप्त होगी। ये पहला बिंदु है, ध्यान रखना। साथ ही हमें यह भी पता होना चाहिए क्योंकि हम बायो-सावर्ट के नियम का उपयोग करेंगे उसमें साइन थीटा आएगा तो हमें कोण भी ध्यान होना चाहिए। किसके बीच में कोण, तो अल्पांश तथा अल्पांश के मध्य बिंदु तथा बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है मिलाने वाली रेखा या स्थिति सदिश के बीच बनने वाला कोण, या सीधी भाषा में हो तो अल्पांश और इस r के बीच कितना कोण बनता है वो भी हमें ज्ञात होना चाहिए। चूंकि ये अल्पांश तो अत्यंत है और वृत्ताकार कुंडली है इसलिए अल्पांश की दिशा प्रत्येक अल्पांश वाइज बदलती रहेगी। तो मैं इस अल्पांश की दिशा ज्ञात करने के लिए इस पर एक स्पर्श रेखा खींचूंगा। बच्चों ये एक स्पर्श रेखा इस पर ले लूं तो मुझे वो कोण ज्ञात करने में आसानी होगी क्योंकि अल्पांश तो आप समझते हैं अत्यल्प होता है। बच्चों पेन, एक मिनट, पेन नहीं रख दिया। हाँ, ये अल्पांश की दिशा और ये अल्पांश के मध्य बिंदु को बिंदु O से मिलाने वाली स्थिति सदिश की दिशा है और इसलिए इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो कोण आप समझ लें ये बनेगा 90 डिग्री का थीटा कोण बनेगा, दैट इज π/2। बायो-सावर्ट के नियम अनुसार मैं इस अल्पांश के कारण इस केंद्र बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो कि r दूरी पर है लिखता हूं। मैं लिखूं यहां हम बायो-सावर्ट के नियम का उपयोग करेंगे। बायो-सावर्ट के नियम का उपयोग करेंगे और बायो-सावर्ट के नियम का उपयोग करेंगे, अतः हमें एक अल्पांश चाहिएगा। अतः कुंडली के किसी अल्पांश किसी भी अल्पांश को ले सकते हैं, dl का चयन करें तो अल्पांश के कारण केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो कि बायो-सावर्ट के नियम से आप डायरेक्ट जानते हैं, दैट इज dB वैल्यू इज μ0/4 pi I dl sin थीटा बाई r²। ये बायो-सावर्ट के नियम से है। अब यहाँ जो अल्पांश लिया है
वो डीएल है तो डीएल ही है, इस प्रकार लिख दिया है मैंने। तो डीएल ही अल्पांश है, चलिए अल्पांश डीएल लिखा दे। और जो धारा है वो कैपिटल आई है, ओके। थीटा है वो यहां आप देखें तो इस अल्पांश के लिए वो जो है 90 डिग्री है। और अब मैं यदि अल्पांश बदलने की कल्पना करूं, क्योंकि अल्पांश को आप कहीं पर भी लेने के लिए स्वतंत्र है, और यदि आपने यहां अल्पांश लिया होगा, यहां पे अल्पांश लेकर कल्पना करें तो इस प्रकार जो कोण बनता वो कोण भी आप समझ सकते हैं कि 90 डिग्री का ही बनता। कहीं भी अल्पांश लें तो वो जो थीटा कोण जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, अल्पांश तथा इस स्थिति सदिश के बीच प्रत्येक स्थिति में चाहे कोई भी अल्पांश लिया जाए कोण 90 डिग्री ही बनेगा। और इसलिए यहां पर मैं लिखूंगा थीटा की वैल्यू यहां पर 90 डिग्री। मैं लिखूं यहां कुंडली के किसी भी अल्पांश का चयन किया जाए, किसी भी अल्पांश का चयन किया जाए तो प्रत्येक अल्पांश के लिए, तो बच्चों प्रत्येक अल्पांश के लिए डीएल परपेंडिकुलर टू आर, अतः थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ली जाएगी, पहली बात। और कोई भी अल्पांश हो, कहीं पे भी कोई भी अल्पांश लिया जाए तो उस अल्पांश के इस केंद्र बिंदु जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है कि दूरी भी कैपिटल आर होगी। प्रत्येक अल्पांश के लिए जो स्मॉल आर है इस कैपिटल आर होगा। ये दोनों बातें मैं यहां रखूं तो बनेगा, अतः dB वैल्यू इज μ0 I by 4 pi dl एंड साइन थीटा, जो साइन थीटा है वो 1 हो जाएगा अपॉन स्मॉल आर को हमने कैपिटल आर से बदल दिया। तो ये इस अल्पांश के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है। अब चूंकि आप देखें इस धारावाही कुंडली में यदि मैं देखूं धारा समान है, μ0 by 4 pi कांस्टेंट है और त्रिज्या कांस्टेंट है, त्रिज्या r जो है फिक्स है, और dl की वैल्यू पर जो है ये dB निर्भर करेगा। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इस अल्पांश पर निर्भर करेगा। अब मैं यहाँ अल्पांश बदल के भिन्न भिन्न अल्पांशों के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करूंगा, और उन सभी अल्पांशों के कारण केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका योग प्राप्त करूंगा, सदिश योग प्राप्त करूंगा। तो मुझे यहाँ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा। लेकिन यहाँ ये विचार करने योग्य है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक सदिश भौतिक राशि है, इसलिए उनका योग करते समय हमें उसकी दिशा पर विचार करना आवश्यक। यदि दिशाएं समान है तो आप सीधा सीधा योग कर सकते हो, अन्यथा सदिश योग को आप जानते हो विपरीत दिशाओं में होने पर एक दूसरे को निरस्त भी कर देते हैं। तो हम यहाँ विचार करेंगे कि दिशा कौन सी, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी। आप नोट करें, मैं साफ करूं इसे। बच्चों दिशा ज्ञात करने के लिए आपने दूसरे पार्ट में सीखा कि विभिन्न प्रकार के नियम थे। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, कॉर्कस्क्रू का नियम, स्नो का नियम, और वृत्ताकार कुंडली के लिए जो हमने दाएं हाथ की हथेली का नियम सीखा वो यहाँ पर अप्लाई करना होगा। क्या नियम था? तो नियम ये था कि दाएं हाथ की हथेली की अंगुलियों को उस दिशा में मोड़ें जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। तो यहाँ आऊं और इन उंगलियों को मैं इस हथेली की उंगलियों को प्रवाहित धारा की दिशा में मोड़ दूं। मोड़ने पर अंगूठा जो है
ये अंगूठा केंद्र पर अंदर की ओर दिशा व्यक्त करता है और इसलिए इस धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो है अंदर की ओर होगा। अगर इस छोटे से अल्पांश के कारण हम निकालें तो भी हम जो कॉर्क-स्क्रू का नियम लगाकर इस तरह से घुमाएंगे, क्योंकि धारा इस दिशा में जा रही है। इस अल्पांश पर विचार करें, धारा इस दिशा में जा रही है तो हम इसको इधर घुमाएंगे ताकि पेच आगे की ओर बढ़े। वो नियम आप देख लें जिससे आसानी से समझ में आ जाए। दूसरे वीडियो को आप फिर से देख लें एक बार, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समझाई गई है। तो मैं कोई भी अल्पांश लूं, प्रत्येक अल्पांश के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सदैव तल के लंबवत अंदर की ओर होगी और इसलिए मैं कह सकता हूं कि अल्पांश कोई भी लूं तो दिशा एक ही होगी। इसलिए परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने में मुझे जोड़ करने की स्वतंत्रता, सीधे सीधे योग करने की स्वतंत्रता मिल जाएगी। मैं लिखूं कि वृत्ताकार कुंडली के कारण, वृत्ताकार कुंडली के अल्पांश dl पर विचार करें तो अल्पांश तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सदैव किधर होगी? कुंडली के तल के लंबवत, कुंडली के तल के लंबवत अंदर की ओर होती है, अंदर की ओर होगी। किसी भी अल्पांश पर विचार करें, अल्पांश पर विचार करें तो अंदर की ओर ही प्राप्त होगी, अंदर की ओर ही, यानी एक ही दिशा में, एक ही दिशा में प्राप्त होगी। क्या पता चला इससे कि एक ही दिशा में प्राप्त होगी, इसलिए आप अब योग कर सकते हैं प्रत्येक अल्पांश के कारण। ये अल्पांश dl के कारण है, जिसे मैं समीकरण नंबर 1 दे दूं। बच्चों मैं लिखूं कि इस प्रकार हम कुंडली के प्रत्येक अल्पांश के कारण, प्रत्येक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर, कहां पर? केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर उनका योग प्राप्त करेंगे। अब इनका हम योग प्राप्त करेंगे। आप नोट कर ले। योग प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? तो यहां सिग्मा लगा देते हैं, तो ये हो गया। अतः संपूर्ण कुंडली के कारण, अतः संपूर्ण कुंडली के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र, दैट इज B परिमाण, और मैं यहां पर योग प्राप्त करने के लिए सिग्मा का निशान लगाऊंगा। तो μ0/4 पाई I dl अपॉन r²। सीधे लंबे धारावाही चालक तार के लिए जब डेरिवेशन कर रहे थे तो भी हमने इसी प्रकार से सिग्मा का प्रयोग किया था, और यहां कहा था यदि अल्पांश अत्यल्प हो तो हम इसे समाकलन में बदल सकते हैं, जो कि हम कर सकते हैं। तो अब μ0 को मैं बाहर निकालूं,
तो μ0/4π IV बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट धारा प्रोवाइड हो रही है और इसलिए r² को भी मैं बाहर ले लूंगा, दैट इज dl। अब ये सिग्मा dl जो हमें प्राप्त हुआ है ये क्या कह रहा है? हमने यहाँ इसको समाकलन में नहीं बदला क्योंकि इस सिग्मा के प्रयोग से ही हम इस डेरिवेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जटिल स्थिति होती तो बदल लेते। अब सिग्मा डीएल का क्या मतलब? यहां सिग्मा डीएल, डीएल मीन्स अल्पांश, सिग्मा का मतलब योग, यानी हमने इस कुंडली के भिन्न अल्पांश लिए हैं। हमने यहाँ किया क्या था कि कुंडली के प्रत्येक अल्पांश के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करके उसका योग किया था। प्रत्येक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का योग किया था। लेकिन यहाँ जो कि ये कांस्टेंट है बाहर आ गए, समाकलन जैसा व्यवहार है इसका, और अब जो रह गया है वो सिग्मा डीएल रह गया है। तो प्रत्येक अल्पांश का योग है, ये यहाँ प्रत्येक अल्पांश का योग है, और प्रत्येक अल्पांश का यदि हम योग करें तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या बनना चाहिए। इस कुंडली के प्रत्येक अल्पांश का, छोटे छोटे सभी जगह कोई बिना छोड़े हुए सभी अल्पांश लेकर उनका योग करें तो हमें यहाँ इस कुंडली की संपूर्ण परिधि मिल जाएगी। और परिधि की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज 2πr। तो मैं यहाँ इसकी वैल्यू 2πr रख दूंगा, और ऐसा करने पर क्या प्राप्त होगा? अतः V बराबर चुंबकीय क्षेत्र का मान μ0I/4πr² इंटू 2πr। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे हम कैंसिल कर सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बना V बराबर μ0I, पाई टू पाई कैंसिल, 2 टू 2 कैंसिल, एंड r टू r कैंसिल, तो अपॉन 2r। ये कहाँ है? केंद्र पर है। तो केंद्र पर ये उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमें प्राप्त होगा। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण केंद्र पर इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र पर आप विचार करें तो चुंबकीय क्षेत्र उसमें प्रवाहित धारा के तो समानुपाती है, यानी धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, और त्रिज्या उसके व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कुंडली की त्रिज्या जितनी अधिक होगी उतना कम चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर उत्पन्न होगा। आप इसे नोट करें, चलते हैं आगे। तो मैं लिखूं स्पष्ट है, स्पष्ट है। दो बातें हमें यहां स्पष्ट हुई। क्या स्पष्ट हुई? स्पष्ट है कि कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान दैट इज V directly proportional to I and inversely proportional to R, त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि हम धारा को कांस्टेंट मान लें तो चुंबकीय क्षेत्र केवल कुंडली की त्रिज्या पर निर्भर करेगा, और इसे मैं आरेख में इस प्रकार से दर्शा सकता हूं। यहां ले रहा हूं मैं V एट केंद्र, सारे केंद्र पर ही हम विचार कर रहे हैं, इसलिए यहां हर जगह आप मान लें केंद्र है। त्रिज्या के साथ अध्ययन करूं तो व्युत्क्रमानुपाती होगा, और व्युत्क्रमानुपाती का जो आरेख आता है वो वक्रीय आरेख प्राप्त होता है, ये आप जानते हैं। हालांकि ये इसको देखें तो B समानुपाती 1/r कह सकते हैं, या तो हम इसे कह सकते हैं B व्युत्क्रमानुपाती r, या B समानुपाती 1/r। तो यदि 1/r और B को अगर हम तुलना करेंगे, देखेंगे एक दूसरे के साथ रिलेशन,
तो समानुपाती का है, उस समय सरल रेखा प्राप्त होगा। तो थोड़ा यहाँ सावधानी रखनी है कि यदि हमें 1/r और b के साथ देखना है आगे, तो फिर सरल रेखा में प्राप्त होगा, क्योंकि 1/r के साथ ये समानुपाती व्यवहार करता है। तो आप नोट करें, एक पॉइंट और है इसका। अब मैं यहां ये विचार करूं बच्चों कि यदि किसी स्थिति में वृत्ताकार कुंडली संपूर्ण वृत्ताकार नहीं है, अर्धवृत्ताकार है, इस प्रकार से चित्र आपने बना लिया होगा, मैं इसको हटा देता हूं। इस तरह से अर्धवृत्ताकार कुंडली है और अब यहां धारा प्रवाहित हो रही है, मान लें इस तरह से है, तार भी निकल जाएगा। अब ये भी अर्धवृत्ताकार कुंडली है तो उसका भी एक केंद्री है, तो उस स्थिति में यहां कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो मैं लिखूं यदि कुंडली अर्धवृत्ताकार है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान B कितना होगा। आपने अभी देखा था कि μ0/4 पाई I dl अपॉन r², ये स्थिति थी। यहां हमने संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के लिए सिग्मा dl का मान परिधि, संपूर्ण परिधि 2πr मान लिया था। तो अर्धवृत्ताकार कुंडली के लिए यहां सिग्मा dl क्या होगा, कॉन्सेप्ट वही कि इसके छोटे छोटे अल्पांश लिए जाए और प्रत्येक अल्पांश का सिग्मा यानी योग किया जाए, तो हमें यहाँ आधी परिधि, अर्ध परिधि प्राप्त होगी। पूरी परिधि 2πr, तो अर्ध परिधि जो होगी वो πr प्राप्त होगी। और इसलिए मैं यहाँ वैल्यू रख दूंगा, तो ये बन जाएगा μ0/4 पाई I/r² इंटू πr। पाई टू पाई कैंसिल, तो ये हो गया μ0I/4r। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं μ0I/2r इंटू 1/r। क्यों लिखा? क्योंकि आप ये जानते हैं ये तो वैल्यू केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की है संपूर्ण कुंडली के कारण। अब जो फॉर्मूले हमें फाइनली मिलते जाते हैं वो हमें कंठस्थ हो जाने चाहिए, यानी पूरे याद हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आएगी कि b जो होगा इट इज 1/2 इंटू b केंद्र। संपूर्ण कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान जो केंद्र पर उत्पन्न होता है उसका आधा होगा यदि अर्ध परिधि है। अब यार आप इस पर इस तरह से विचार कर सकते हैं, यदि अर्ध नहीं है और 1/4 है, 1/4 कुंडली है, इस तरह से है, एक चौथाई कुंडली मान लें, यूं धारा प्रवाहित हो गई, इधर से आई धारा और यूं गई और यूं जाके यूं गई। अब इस भाग के कारण इस बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो कुंडली अर्धवृत्ताकार नहीं है, कितनी है, चौथाई भाग है, तो चौथाई भाग है यानी 1/4 है। तो यहाँ उसी तरह से सॉल्व करेंगे, लेकिन अब की हमें सिग्मा dl का मान जो 2πr हमें प्राप्त होता है, उस 2πr का चौथाई यानी पार्ट 4 मिलना चाहिए। तो यहाँ πr/2 हो जाएगा और πr/2 होने के कारण ये 4 × 2 यानी 8 बन जाएगा। आपने पिछले वाला नोट नहीं किया है, 1 मिनट के लिए आप नोट कर लें, क्योंकि दोनों ही पॉइंट हमें लिखने हैं। तो आप पिछले वाले का स्क्रीनशॉट लेके लिख लें और इसको हम आगे ऐसे लिख सकते हैं 1/4 इंटू μ0I/2r। क्या बन जाएगा
चुंबकीय क्षेत्र का मान 1/4 इंटू बी केंद्र होता है। आप नोट करें बच्चों। तो ये है वृत्ताकार कुंडली के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब इसका दूसरा बिंदु जो कि होगा वृत्ताकार कुंडली के कारण, धारावाही कुंडली के कारण उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, जिसे मैं अगले पार्ट में लेकर फिर हाजिर होऊंगा। आज इतना ही। आप लोग जम के पढ़ते रहे। कोई आपकी क्वेरी है तो आप उससे शेयर कर सकते हैं। और साथ ही मैं फिर से एक बार आपको कह दूं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें, ताकि बच्चे जुड़ते जाएं और सभी लाभ उठाते रहें। आज इतना ही। थैंक यू।